नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सबका हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। आज के प्रश्नों में निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर वक्तव्य का तात्पर्य क्या है, यहाँ पूछ रहे हैं। तो ये नागार्जुन की कविता है। नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है, और उनका ये कथन जो है, अपनी ही अंतःशक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना, ये निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर का अर्थ है कि अपनी ही अंतःशक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। मतलब परिमल का मतलब होता है सुगंध। तो निज के ही मतलब अपने ही अंदर जो चीज़ें छुपी हैं उसी के पीछे आदमी भाग रहा है, लेकिन उसको देख नहीं पा रहा है, व्यर्थ में ही भटक रहा है। कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया, क्योंकि उसका कारण क्या था कि जयशंकर प्रसाद जी नहीं चाहते थे। उस कोट की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। अन्य कवि गण प्रसाद के शिल्प कौशल के आगे हार मान चुके थे। कठिनाई का सामना करना कोई नहीं जानता था। तो हम जान रहे हैं कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 और कहीं कहीं 1936 दिया है। तो 1936 और 1936 के बाद से ही छायावाद की समाप्ति हो जाती है। तो उस कोट की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। मतलब आगे तो छायावाद समाप्त हो गया, तो छायावाद के बाद वैसी रचनाएं नहीं हुई। और छायावाद में जितनी भी रचनाएं की गई उसमें जयशंकर प्रसाद की कामायनी को सबसे अधिक ख्याति मिली। यदि श्रद्धा और मन अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो बड़ा भावमय और श्लाघ्य है। यह जयशंकर प्रसाद का कथन है। कामायनी की भूमिका में उन्होंने इसको कहा है। और नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है, कामायनी नए युग की प्रतिनिधि काव्य है, नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, कामायनी समग्रता में समासोक्त का विधान लक्षित करती है। मुक्तिबोध कहते हैं, कामायनी जीवन की पुनर्रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, कामायनी का कवि दूसरी श्रेणी का कवि है। तो ये चारों कथन ही जो है बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रानंद पंत जी की कविताओं में मिलता है वैसा अन्यत्र क्यों नहीं मिलता। तो इसका भी एक कारण है कि प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में नहीं आ सका। पंत का जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़े में हुआ था। तो अल्मोड़े में जिस तरह की प्रकृति थी उसे देखने का अवसर या निरीक्षण करने का अवसर पंत को मिला, वह अन्य किसी कवि को नहीं मिला था। और उस प्रकृति के प्रति पंत का जो है समर्पित भाव भी जो था उन्हें उस ओर अग्रसित कर रहा था। फिर अगला प्रश्न है कि नागार्जुन, ये 36 नंबर का प्रश्न, कि मुक्तिबोध के हर इमेज के पीछे शक्ति होती है, वे हर वर्णन को दमदार, अर्थपूर्ण और चित्रमय बनाते हैं। तो ये शमशेर बहादुर सिंह का कथन है। और इनके बारे में रामविलास शर्मा का महत्वपूर्ण कथन है कि अपराध भावना का अनुसंधान, आरक्षित जीवन की कविता, ये जो है रामविलास शर्मा का कथन है। और अस्मिता की खोज, ये डॉक्टर नामवंत सिंह। फिर अगला प्रश्न है कि नागार्जुन की जनवादी छवि सैनिक कवि का नक्शा लिए अवतरित होती है। यह रामविलास शर्मा का कथन है नागार्जुन के लिए। फिर अगला प्रश्न है, काव्य सबसे पहले शब्द और उससे काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे अंत में यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है। सारे कवि फर्म इसी परिभाषा से निश्रित होते हैं। अज्ञेय के इस कथन का अभिप्राय है कि मात्र शब्द की साधना में सिद्धि पा लेना ही कविता की चरम सिद्धि है। शब्द क्रीड़ा की योजना ही कवि का काम है। श्रेष्ठ साहित्य मूलतः शब्द ज्ञान पर निर्भर होता है, अतः सब छोड़कर शब्द को ही संवारना उचित है। शब्द की सम्यक योजना द्वारा अप्रेत को अभिव्यक्ति करने का कौशल प्राप्त कर लेने पर
काव्य मर्म सफल हो जाता है। तो ये जो ऊपर कथन दिया गया है उसका ये अर्थ निकल रहा है कि शब्द की सम्यक योजना द्वारा अप्रेत को अव्यक्त करने का कौशल प्राप्त कर लेने पर कवि कर्म सफल हो जाता है। प्रश्न बड़ा है, फिर से देख लीजिए कि काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे अंत में यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है। ये अज्ञेय का कथन है। सारे कवि कर्म, फर्म नहीं, सारे शब्द कर्म इसी परिभाषा से निश्चित होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, छायावाद को समग्र रूप से समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक कौन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी हैं। नंद दुलारे वाजपेयी को छायावादी आलोचक माना गया है और उन्होंने परिभाषा दी कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त संदर्भ में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। और डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि 1920 के आसपास युग की उद्भुत चेतना ने बाह्य अव्यक्त से निराश होकर जो आत्मबद्ध अंतर्मुखी साधना आरंभ की वह काव्य में छायावाद के रूप में अव्यक्त हुई। और उनका एक कथन है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। दुख की पिछली रजनी विकसता सुख का नवल प्रकाश किस काव्यकृत का प्रबोध वाक्य है? दुख की पिछली रजनी बिछती है, कामायनी की पंक्ति है। यह कामायनी की पंक्ति है और जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। ये सर्ग हमको याद होना चाहिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, तो 5 ये, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, 5 ये, और संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, 5 ये। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास को माना गया है। और यहाँ पे देखिए ग्रियर्सन का कथन है कि महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास ही थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में खूब रची गईं। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा है। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो ये सूरदास है। देखिए प्रश्न को कितना घुमाया गया है कि बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गईं। मध्यकाल में यह कवियों के रुचिकर क्षेत्र रहा है। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो सूरदास है। सूरदास की रचनाओं में सूरसागर, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य क्या है? भारतीय नाट्यशास्त्र के अनुसार पूछ रहे हैं तो ये रसास्वादन। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। फिर है चंद्रावली नाटिका के रचयिता कौन है? चंद्रावली नाटिका भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है और यह इनका मौलिक नाटक है। इनके नाटकों में जो भी मौलिक नाटक है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, विश्वस्य विश्वमौषधम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। सती प्रताप इनका अधूरा नाटक था जिसे राधा कृष्णदास ने पूरा किया था। प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक कौन है? प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक नंद दुलारे वाजपेयी हैं और इनकी रचनाओं में हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, महाकवि सूरदास, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, नए साहित्य नए प्रश्न, ये इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह कथन किसका है? स्कंदगुप्त, प्रख्यात कीर्ति, मात्रगुप्त, भट्टारक। तो ये मात्रगुप्त अर्थात चाणक्य का
अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। तो ये भट्टारक का कथन है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। और भट्टारक जो है किसका पात्र है? तो स्कंदगुप्त। ये स्कंदगुप्त का पात्र है और 1928 में स्कंदगुप्त प्रकाशित हुआ था। और चंद्रगुप्त इनका नाटक जो है 1931 में। ध्रुव सामनी नाटक इनका 1933 में। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्कंदगुप्त नाटक इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है। मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है स्कंदगुप्त का है। किस नाटक का है? तो स्कंदगुप्त नाटक का है। और भारत दुर्दशा, इसमें जो नाटक दिया हुआ है भारत दुर्दशा, भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य का अप्रत्यक्ष निंदा इसमें की गई है। अंधेर नगरी में राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग्य है। ये दोनों नाटक भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, ये दोनों नाटक जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र के हैं। भारत दुर्दशा 1880 और अंधेर नगरी 1881। चंद्रगुप्त इसका कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं अलक्षेंद्र का आक्रमण, नंदवंश का नाश, सेल्यूकस का पराभव, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। और प्रकाशन वर्ष इसका 1931 है। फिर अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंद्र जी का उद्देश्य था। तो यहाँ उद्देश्य पूछ रहे हैं, भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना। अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की विशिष्टता थी ठेठ बनारसी बोली का उन्मुक्त होना, रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन व मूल्यांकन से जुड़े रहना, नाटकों की रचना समान मात्रा में गद्य पद्य में करना, हिंदी नाटकों को पारसी मंच पर खेले जाने में सहयोग देना। तो ये ऑप्शन बी इसमें सही होगा। उन्होंने रचना की, मंचन किया, निर्देशन भी किया, अभिनय भी किया, विज्ञापन में किया और मूल्यांकन से भी जुड़े रहे वो। फिर अगला प्रश्न है, एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को आज की वैज्ञानिक तकनीकी से मंचों पर प्रस्तुत करना प्रारंभ हो चुका है। फिर भी प्रसाद के नाटकों, विशेषतः उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंचाभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया है, क्योंकि दृश्य बहुत जल्दी जल्दी बदलने पड़ते हैं। पात्रों की उम्र अचानक बढ़ गई है। नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों के भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। तो यही ऑप्शन सही है। जो प्रसाद के नाटक हैं या प्रसाद की जो भाषा थी वो संस्कृत युक्त तत्सम भाषा थी। संस्कृत के शब्द उसमें ज़्यादा आए हैं और तत्सम शब्दों का प्रयोग उन्होंने खूब किया है। इसलिए जो भाषा है वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती या उसे वो नहीं समझ पाती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की किस विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं? तो ये वस्तु व्यंजक है। हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थीं, तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेषवाद की एक उत्कृष्ट काव्यकृत थी। तो इसमें से पल्लव, ये इनकी जो है 1928।
में प्रकाशित हुई थी और इसे पंत ने छायावाद का घोषणा पत्र कहा था। साकेत ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है और 1931 में इसका प्रकाशन हुआ था। परिमल ये निराला की रचना है और ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, 1931 में प्रकाशित है। इसमें कुल 12 खंड हैं। फिर अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है? तो ये सभी पात्र जो हैं वो गोदान के ही हैं, लेकिन इसमें जो मेहता हैं वो शिक्षक हैं। गोदान उपन्यास की कथावस्तु की कसावट में कमी आई है। बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, साधारण स्तर के स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर लाने से। तो गोदान उपन्यास की कथावस्तु की कसावट में कमी क्यों आ गई? क्योंकि शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को प्रेमचंद्र ने अपने गोदान उपन्यास में समेटा है। इसलिए जो कथावस्तु है, जो पात्र कह रहे हैं, उसमें थोड़ी कसावट कम आई है। फिर अगला प्रश्न है, आवेग एक वस्तु जीवन दूसरी। आवेग एक वस्तु है और जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस रचना का है? तो ये दिव्या का है। दिव्या उपन्यास है, यशपाल द्वारा यह लिखा गया है। यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूंस देते हैं। यह विशेष विचारधारा मार्क्स लेनिन का साम्यवाद था। यशपाल जो है वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए मार्क्स लेनिन का साम्यवाद उनके उपन्यासों में बरबस ही आ जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, इनके अगर उपन्यासों को देखना चाहें तो दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड और मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे। झूठा सच इनका बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। यह 2 भाग में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग 1958 में, दूसरा भाग 1960 में। देश का वतन और देश का भविष्य। पहले भाग का नाम है वतन और देश, और दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य। मैला आंचल की भाषा प्रतिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने जमाने की अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। इसका क्या कारण है? इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों ही प्रकार के दृश्यों की भरमार है। परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है। लोक कथाओं, लोकोक्तियों, मुहावरों और लोकगीतों से परहेज किया गया है। इसमें व्याकरण जन्य त्रुटियां नहीं हैं। मैला आंचल, इसमें परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग किया गया, मतलब जैसा पात्र है वैसी ही भाषा है उसकी, जैसा परिवेश है उसी तरह के पात्र हैं और उसी तरह की उनकी भाषा है। इसलिए इसमें जो है यह जमाने की अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। और यह किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल, और हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास यह माना जाता है। और मैला आंचल 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। फिर अगला प्रश्न है, 52 ने 2 आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डग में नाप लिया था। यह कथन किसका है? तो ये स्वयं लेखक का ही कथन है, फणीश्वरनाथ रेणु का। 52, उसमें 52 दास जो पात्र है उसके बारे में ये कह रहे हैं। इनकी रचनाओं में परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय। कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं।
पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? कितने ही सिद्धांत जो कि जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। यह कथन किसका है? अगर ये इस प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा है तो प्रश्न का उत्तर दीजिए और कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। यह जो है प्रेमचंद्र का कथन है। कितने ही सिद्धांत जो कि एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। तो इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न है, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रेमचंद्र का ही कथन है। कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।